अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डबल पीक का फिनोमिना, रेट लिमिटिंग स्टेप्स और नोबेस व्हिटनी इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डबल पीक है, जो डबल पीक का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। हमारे पास डबल पीक हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जिसके अंदर हमारे पास एक ड्रग जो है, अगर वो बॉडी के अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं, सही है, तो वो हमारे पास क्या करेगी, डबल पीक प्रोवाइड करती है। फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जब हमने ड्रग एडमिनिस्टर की तो फर्स्टली उसने हमारे पास पीक दी, सही है। फिर किसी एरर की वजह से हमारे पास क्या हुआ कि उसकी डबल पीक हमारे पास क्या हुई, ऑब्जर्व हुई। सही है। अब ये जो डबल पीक आई है, इसका ये क्यों आई है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, सही है, इसको हम डिस्कस करते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि हमारे पास क्या है, रेनेटेडीन है या सेमिटाडीन है, ये हमारे पास एग्जिबिट करते हैं ब्लड कंसंट्रेशन के अंदर 2 डिस्टेंट पीक के ऊपर, सही है, आफ्टर द सिंगल ओरल डोज। अगर हम इन ड्रग्स से क्या देते हैं, सिंगल ओरल डोज प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, डबल पीक का फिनोमिना प्रोड्यूस करते हैं या ऑब्जर्व होता है इनके अंदर। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमारे पास वेरिएबिलिटी हो सकती है किसके अंदर, स्टमक एम्पटिंग के अंदर। अगर तो हमारे पास जो स्टमक है उसके अंदर हमने क्या किया, फ़र्ज़ कर लो हमने हाईली फैट फूड ले लिया, सही है। अगर हाईली फैट फूड ले लिया तो स्टमक को एम्प्टी होने के अंदर टाइम लगेगा। जब स्टमक को एम्प्टी होने के अंदर टाइम लगेगा तो हमारे पास फर्स्ट पीक कहाँ पे आ जाएगी, स्टमक के अंदर आ जाएगी ड्रग की, और दूसरी कहाँ पे आ जाएगी, इंटेस्टाइन या ड्यूडेनियम के अंदर हमारे पास ऑब्जर्व होगी। सही है। Difference in rate at which the stomach empties can cause drug absorption to occur in 2 phases। सही है। तो वेरिएबिलिटी होगी स्टमक के अंदर, तो हमारे पास क्या होगी, जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो 2 फेजेस के अंदर ऑब्जर्व होगी। नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल मोटालिटी। इंटेस्टाइनल मोटालिटी क्या होती है, चेंज इन द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन कैन अफेक्ट द टाइमिंग ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर फर्ज कर लो कि इंटेस्टाइनल मोटालिटी बढ़ी हुई है, सही है, अगर इंटेस्टाइनल मोटालिटी बढ़ी हुई है तो चीज़ जो है वो बॉडी के ड्रग जो है या कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं या लेते हैं तो वो हमारे पास इजीली रिमूव हो जाती है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होगी तो चीज़ इजीली क्या हो जाएगी, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। अगर फर्स्ट करें कि इंटेस्टाइनल मोटालिटी क्या हुई है, कंप्रोमाइज़ हुई है, तो हमारे पास जो चीज़ है वो स्लो रेट के अंदर बॉडी से क्या होगी, एक्सक्रीट होगी। सही। जब स्लो रेट के अंदर एक्सक्रीट होगी तो उसके एब्जॉर्प्शन और उसका जो ठहरने का टाइम है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो ड्रग हमारे पास क्या करेगी, डबल पीक का फिनोमिना ऑब्जर्व करवाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग। इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग का मतलब क्या है कि जो मोस्ट ड्रग्स होती हैं वो एक्सक्रीट होती हैं इनटू बाइल और स्टोर होती हैं किसके अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर। सही है। जब गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गई तो गाल ब्लैडर से वो हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर वो हमारे पास रीएब्जॉर्ब होती हैं बॉडी के अंदर और क्या करती हैं, कॉज करती हैं सेकंड पीक का फिनोमिना। यानी फर्स्ट कर लो कि हमने ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट कराना था लेकिन हम एक्सक्रीट नहीं करा पाए, सही है, तो वो जो भी चीज़, अगर फर्स्ट कर लो कि यूरिन को एक्सक्रीट होना है और अगर हम यूरिन को यूरिन रिटेंशन करवा के रखते हैं, यानी यूरिन को बॉडी के अंदर रोक के रखते हैं, तो वो क्या होता है, वो बॉडी के अंदर दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है। ऐसे ही हमारे पास अगर कोई भी फूडी मटीरियल बॉडी से अगर एक्सक्रीट होना है तो अगर हम उसे नहीं करवाते वो रीअब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, हमारे पास सेकंड पीक का फिनोमिना ऑब्जर्व होगा। या तो हमारे पास इनकम्प्लीट डिसइंटीग्रेशन होगी जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, सेकंड पीक का फिनोमिना ऑब्जर्व होगा। अभी डिसइंटीग्रेशन क्या है इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप इन ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। रेट लिमिटिंग स्टेप्स क्या होता है कि हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप होता है कि इसके अंदर ड्रग की एब्जॉर्प्शन के अंदर। ये स्टेप हमारे पास क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि कोई ड्रग कितनी क्विकली बॉडी के अंदर रीच करती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर फ्लो करती है। सही है। सबसे पहले रेट लिमिटिंग स्टेप के अंदर हमारे पास एक हेडिंग आती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड एब्जॉर्प्शन का। डिसोल्यूशन कंट्रोल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि अगर तो हमारे पास जो ड्रग है वो क्या होती है, डिसोल्यूशन उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास सॉलिड ड्रग है वो डिसॉल्व हो रही है किसके अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर। अगर तो वो स्लो है देन द ड्रग परमिएबिलिटी अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, स्लो होगी। यानी अगर ड्रग डिसॉल्व आहिस्ता होगी, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आहिस्ता जाएगी, तो वो क्या होगा, उसका रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। अगर डिसोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो डिसोल्यूशन कंट्रोल एब्जॉर्प्शन है ये हमारे पास किसके ऊपर अप्लाई करता है, पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, जो कि हमारे पास
बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्लास 2 और क्लास 4 से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, सही है। डिसोल्यूशन, अगर हमारे पास क्या होगी, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कोई ड्रग क्या होगा, स्लो और डिज़ोल्व होगा, यानी उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम होगा, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीज़ करवाते हैं तो बायोअवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जो हमारे पास जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, सही है, यानी जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सही है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है हमारे पास, वो हाइड्रोफिलिक हेड है और लिपोफिलिक्स क्या होती हैं, उसकी टेल्स होती हैं, सही है। अब जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं उसके लिए रेट लिमिटिंग स्टेप्स क्या है, उसका डिजॉल्व होना, यानी डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए, क्या है हमारे पास, उसका रेट लिमिटिंग स्टेप है, सही है। क्यों है कि ये लो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी होती है और द रेट ऑफ इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमारे पास हेड क्या है इसका, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स यहाँ पे हेड के अंदर जल्दी आएंगी और लिपोफिलिक क्या आएंगी, बाद में आएंगी। तो जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होंगी तो वो उसका इस टेल से मूव करके अंदर जाना का रेट कम होगा और लिपोफिलिक का इस टेल्स के अंदर से मूव करके जाने का प्रोसेस क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास परमिएबिलिटी कंट्रोल्ड एब्जॉर्प्शन। परमिएबिलिटी कंट्रोल्ड एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ड्रग डिजॉल्व होती है रैपिडली, लेकिन उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, लिमिट हुआ है, किसकी वजह से, इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन की वजह से, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी होती है, सही है। व्हेन द ड्रग डिजॉल्व रैपिडली, अगर एक ड्रग है जो कि रैपिडली डिजॉल्व कर रही है लेकिन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हुआ है, लिमिट हुआ है बाय इट्स एबिलिटी टू क्रॉस द इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन, कि वो हमारे पास वो क्रॉस नहीं कर सकती क्या, इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन को। अब ये जो प्रोसेस है ये अप्लाई होता है किसके लिए, फॉर हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के लिए, बट पुअरली परमिएबल ड्रग्स, यानी जो कि हमारे पास किसको फॉलो करेंगी, BCS क्लास 3 और क्लास 4 को फॉलो करेंगी। इसके एग्जांपल के अंदर आता है हमारे पास एटिनोलॉल, जो कि हाइड्रोफिलिक ड्रग है पर परमिएबिलिटी लिमिट करती है इसकी एब्जॉर्प्शन को, सही है। हाइड्रोफिलिक जो ड्रग्स होंगी वो किसकी हेडिंग के अंदर आएंगी, परमिएबिलिटी कंट्रोल्ड एब्जॉर्प्शन के अंदर, और जो लिपोफिलिक हैं वो किसके अंदर आएंगी, डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड एब्जॉर्प्शन के अंदर, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम। BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास 4 तरह की क्लासेस होती हैं, क्लास 1, 2, 3, 4। अब ये हमारे पास, इसको हम किसकी बेसिस के ऊपर देखते हैं, सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी की बेसिस के ऊपर। अब जो सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी है क्लास 1 की, वो हमारे पास दोनों की गुड है, सही है, और जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी है क्लास 4 की, वो दोनों की क्या है, बैड है, सही है। 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब सॉल्युबिलिटी क्लास 2 की याद कर लो कि वो हमारे पास क्या है, गुड नहीं है, लेकिन उसकी परमिएबिलिटी क्या है, गुड है। अगर इसका उल्टा ही कर लोगे किसके अंदर, क्लास 3 के अंदर, कि उसकी सॉल्युबिलिटी तो गुड है लेकिन उसकी परमिएबिलिटी गुड नहीं है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है किसके लिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है वो ब्रेक होती है किसके अंदर, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। जब वो एक्सपोज होती है, वो जो डोजेज फॉर्म है वो एक्सपोज होगी किसके साथ, फिजियोलॉजिकल फ्लूइड के साथ या GIT के अंदर, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, या वो ब्रेक होगी या किसी भी बॉडी फ्लूइड के साथ वो कॉन्टैक्ट में जाएगी तो वो क्या होगी, ब्रेक होगी। ब्रेक डाउन का प्रोसेस क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। यूज फॉर डिस्पर्सेबल टैबलेट एंड हार्ड जेलेटिन टैबलेट, इसे हम यूज़ करते हैं डिस्पर्सेबल और हार्ड जेलेटिन टैबलेट्स के लिए, लेकिन ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल या स्मॉल लोजेंजेस या च्यूएबल टैबलेट्स के लिए यूज़ नहीं होता है डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस। अगर तो हमारे पास एक ड्रग है जो कि बॉडी फ्लूइड के अंदर कांटेक्ट में जाती है और इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है, और उसकी ब्रेक डाउन के बाद उसकी जो एब्जॉर्प्शन है और डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कंप्लीट डिसोल्यूशन का नाम देंगे, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन का नाम देंगे, सॉरी, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है कि ये हमारे पास मास ट्रांसफर प्रोसेस है फ्रॉम सॉलिड डोजेज फॉर्म टू द लिक्विड मीडिया, यानी ड्रग जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर है वो किसके कॉन्टैक्ट में जाएगी, सॉलिड मीडिया के अंदर। यानी हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल ऑफ ड्रग है जो कि लूजली अटैच हुआ है अपने कोर के साथ, सही है, एंड फॉर्म अ लेयर अराउंड इट कॉल्स बाउंड्री लेयर या स्ट्रेजेंट लेयर का नाम देते हैं हम उसको, सही है। यानी हमारे पास एक ड्रग है, सही है, ये हमारे पास क्या है, एक ड्रग पार्टिकल है जो कि अपने कोर के साथ क्या हुआ अटैच हुआ है। अब ये हमारे पास एक फ्लूइड के मीडिया के अंदर आया है, तो ये इसकी जो बाउंड्री है वो इजीली ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बना लेगा, एक बाउंड्री लेयर बना लेगा, सही है। अब जो बाउंड्री लेयर से मास है वो इजीली हल्का हल्का ट्रांसफ़र होगा,
सही है। फिर एक टाइम आएगा कि ये पूरा जो सॉल्यूट है ये पूरा बल्क के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, डिसोल्यूशन का नाम देंगे। सही है। एक लेयर बनाएगा जिसे हम बाउंड्री लेयर का नाम देंगे। अब बाउंड्री लेयर से जो मास है वो ट्रांसफ़र होगा किसके अंदर, हाई कंसंट्रेशन मीडिया के अंदर। बाउंड्री लेयर जो होती है इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। बाउंड्री लेयर क्या होगी, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि जिसे हम क्या नाम देते हैं, नोवेस विटनी इक्वेशन का। सही है। अब ये जो नोवेस विटनी इक्वेशन है ये हमारे पास डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड को इन लिक्विड मीडिया। इसकी इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, dC/dt। इसको हम क्या नाम देते हैं, रेट ऑफ डिसोल्यूशन। सही है। रेट यानी कितनी अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कितने टाइम के अंदर क्या हुई है बॉडी के अंदर डिसॉल्व हुई है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, रेट का। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डी के, डिफ्यूजन कांस्टेंट के, एरिया यानी एक सरफेस एरिया कितना है बॉडी के अंदर ड्रग को एक्सपोज होने के लिए, और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सैचुरेटेड कंसंट्रेशन ड्रग, और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बल्क सोल्यूशन अपॉन एच यानी थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर या मेम्ब्रेन की या बाउंड्री लेयर की वो कितनी है। डी क्या है, डिफ्यूजन कॉफिशेंट है। dC/dt हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, कंसंट्रेशन चेंज ओवर द टाइम होगा। CS हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड ड्रग, और C क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बल्क सोल्यूशन एट द टाइम t। H क्या है हमारे पास, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर है या बाउंड्री लेयर है बिटवीन द ड्रग एंड सॉल्वेंट। अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ड्रग का सरफेस एरिया को, तो इंक्रीज होगा क्या हमारे पास, डिसोल्यूशन रेट। सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी, ड्रग विद द हायर सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व फास्टर। अगर एक ड्रग है जो कि इजीली सैचुरेट हो रही है और डिसॉल्व हो रही है, उसका जो डिसोल्यूशन रेट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। विथ कैन इनहेंस बाय द सॉल्ट फॉर्मेशन, जो कि हमारे पास इनहेंस करते हैं बाय सॉल्ट फॉर्मेशन के थ्रू। A large difference between the saturation solubility CS और C actual drug concentration भी हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। अगर तो हमारे पास लार्ज डिफरेंस है किसके दरमियान, सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी के दरमियान और एक्चुअल ड्रग कंसंट्रेशन के दरमियान, तो वो भी क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा किसको, डिसोल्यूशन के प्रोसेस को।